बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो है उसने दे रखा है काइंड ऑफ प्रपोर्शन कि प्रपोर्शन की काइंड्स कितनी किस्म की होती हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को मज़ीद वीडियो देखने के लिए, अच्छी अच्छी मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, बेसिक मैथ सीखने के लिए सब्सक्राइब कर लें और जो है वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें मज़ीद अपडेट के लिए। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे काइंड्स ऑफ प्रोपोर्शन। देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब हमारे पास टू काइंड्स हैं प्रोपोर्शन की। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो है वो होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये आप जानते हैं। दूसरी होती है हमारे पास इनडायरेक्ट, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन भी जिसे बोलते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन को कि ये हमारे पास क्या होती है। यहाँ पे अगर हम देखें उसने डायग्राम बना के प्रोपोर्शन की हमें जो है टू टाइप्स बता रखी हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हमने जो है इसको किस तरह डिस्कस करना है, इनमें टाइप्स में हमने फ़र्क देखना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या कहती है और इनडायरेक्ट क्या कहती है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले वो कहता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को डिस्कस करता है, वो कहता है टू क्वांटिटी आर सेड कि दो क्वांटिटी कहती हैं टू बी आ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती हैं इफ़, अगर, यहाँ पे बात करता है इफ़, अगर इंक्रीज आर डिक्रीज इन वन क्वांटिटी, कि एक क्वांटिटी के अंदर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, मतलब कम हो रही है। काजिज वजह बनती है इन द इंक्रीज आर डिक्रीज इन देयर अदर क्वांटिटी इन द सेम रेशो, कि एक रेशो मतलब टू क्वांटिटी है हमारे पास, एक कम हो रही है इंक्रीज हो रही है और दूसरी जो है वो डिक्रीज हो रही है। एंड अदर क्वांटिटी वो बात करता है दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है इन द सेम रेशो, के सेम रेशो के साथ एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और दूसरी सेम क्वांटिटी के साथ डिक्रीज मतलब कम हो रही है। इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जाके हम डिस्कस करेंगे तो आप अच्छी तरह समझ आएंगे। उसके बाद वो कहता है द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इज़ वाइडली यूज, कि इसका जो है स्कोप बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है इन आवर डेली लाइफ में, कि ये जो है इसका इस्तेमाल जो है हमारी डेली लाइफ, हमारी रूहानी ज़िंदगी, हमारी जो ज़िंदगी चल रही है उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो चुका है। किसका? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। वो किस तरह है तो वो भी मैं डिस्कस यहाँ पे ही करूँगा। फिर उसके बाद वो बात करता है एज द क्वांटिटी ऑफ बुक्स इज़ इंक्रीज, अगर कहता है किताबों की क्वांटिटी इंक्रीज बढ़ती है, द प्राइस ऑफ बुक्स वेल आल्सो बी इंक्रीज। अब ये बुक्स जो है ये फर्स्ट क्वांटिटी है हमारे पास, ये कहता है इंक्रीज बढ़ रही है, और द प्राइस ऑफ बुक्स वेल आल्सो बी इंक्रीज, और जो हमारे पास दूसरी क्वांटिटी है उनकी प्राइस की वो भी क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। और फिर वो बात करता है द क्वांटिटी ऑफ इन्वॉल्व्स, कि हमारे पास जो लिफाफे होते हैं, जो शापर होते हैं, उनकी क्वांटिटी की बात करता है, कहता है इज़ इंक्रीज। अगर हम जो है शापर खरीदना ज़्यादा कर दें, मतलब अगर हम इन्वॉल्व्स लिफाफे जो होते हैं वो ज़्यादा खरीदेंगे, इंक्रीज मतलब उनको बढ़ा देंगे खरीद उनकी, तो द कास्ट ऑफ इन्वॉल्व्स वेल आल्सो भी इंक्रीज, कि उनकी प्राइस दूसरी जो क्वांटिटी हमारे पास कॉस्ट है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये यहाँ पे वो बात कर रहा है कि आपके पास अगर एक क्वांटिटी, यहाँ पे उसने बात की कि इफ वन क्वांटिटी का काजेज इंक्रीज आर डिक्रीज इन देयर क्वांटिटी एंड द सेम रेशो, कि दूसरी क्वांटिटी या तो बढ़े या फिर कम हो जाए तो वो क्या कहलाती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्वांटिटी कहलाती है। अब हमने क्या करना है, इसका एक क्वेश्चन समझना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यूज़ क्या है, क्वेश्चन में यूज़ क्या है इसका। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे उसने दे रखा है क्वेश्चन, एग्जाम्पल दे रखी है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 15 पेन, के 15 पेन की जो कीमत है वो 150 रुपये है, ठीक है। देन फाइंड करें द कॉस्ट ऑफ 20 सच पेन, के हमारे पास जो 20 पेन है उनकी प्राइस क्या होगी। लेट किया हमने द कॉस्ट ऑफ 20 पेन इज़ एक्स। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ पेन में क्या दे रखा है उसने, प्राइस, तो प्राइस में उसने एक दे रखी है 150, मतलब 150 दे रखी है, और दूसरी वो कहता है फाइंड करें कितने पेन की, 20 पेन की। तो जो हमने फाइंड करनी है वो एक्स है, तो ये एक्स यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमारे पास जो है ये कॉलन आ गए। उसके बाद हमारे पास ये नंबर ऑफ पेन, नंबर ऑफ पेन फर्स्ट में उसने दे रखे थे 15 पेन की कीमत, वो उसके जो है सामने आ गई, मतलब उसके कॉलन के सामने आ गई, उसके रेशो में आ गई। उसके बाद हमारे पास 20 पेन है तो वो किसके रेशो में आएंगे,
वो एक्स की रेशो में आएंगे, क्योंकि 20 पेन की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आ गया 20 के रेशो में एक्स। ठीक हो गया। अब हमने जो है यूज़ करना है प्रोपोर्शन मेथड को इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो वो किस तरह करेंगे, तो ये उसने दे रखा है उसका ट्रेडिशनल मेथड, और ये दे रखा है बाय यूजिंग प्रोपोर्शन मेथड। सबसे पहले इसको गौर करते हैं। ये कहता है इफ़ द नंबर ऑफ पेन इंक्रीज, कि नंबर ऑफ पेन मतलब यहाँ से 15 पेन थे, फिर क्या पेन हुए, 20 पेन हो गए। अगर नंबर ऑफ पेन इंक्रीज देन प्राइस विल आल्सो बी इंक्रीज, कि जब जो है पेन बढ़ जाएंगे 15 से 20 हो जाएंगे तो फिर प्राइस भी क्या होगी, मतलब 15 पेन की कीमत 150 है तो 20 की क्या होगी, जाहिर सी बात है प्राइस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब बढ़ेगी। तो 20 पेन की कीमत बढ़ेगी। तो फिर उसके बाद हम जो है उसने किस तरह सॉल्व किया है, देयर इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये एक कहता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जांपल है। उसने इसको क्या किया, 150 को नोमिनेटर में रखा और एक्स से डिवाइड किया, फिर उसने ये डबल कॉलम की जगह इक्वल यूज़ कर लिया, और ये 15/20 लिख के उसने इसको मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। ये उस तरफ चला गया, उसकी मल्टीप्लाई में चला गया, ये 20 इसकी मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, उसने इसकी जगह चेंज कर दी तो उसके पास आ गया 15x, मतलब ये x 15x इधर लिख लिया यहाँ पे उसने, और ये इस तरफ ले आया तो ये यहाँ पे लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है उसने यहाँ पे रिजल्ट बना दिया x इज इक्वल 300/15। तो इसको जब उसने डिवाइड किया तो उसके पास जो आंसर बन गया वो बन गया 200। ठीक हो गया। अब हमने जो है बाय यूजिंग इसको करना है बाय यूजिंग प्रोपोर्शन मेथड से। तो वो किस तरह किया, सबसे पहले उसने आर्स लिख ली यहाँ पे, फिर उसने आर्स लिख ली, आर्स में उसने क्या रखा, रेशो रख दी, कि आर्स में रेशो पाई जाती है। वो रेशो के तहत इसको सोल्व करेगा बाय यूजिंग प्रोपोर्शन मेथड से। अब बाय यूजिंग प्रोपोर्शन मेथड क्या है, उसने रेशो रख दी, आर्स मतलब कीमत में 150 और एक्स में ये चीज़, और डबल रेशो डबल कॉलम रख दिया उसने 15 नंबर ऑफ पेन और नंबर ऑफ पेन में। ठीक है, फिर उसने यहाँ पे प्रोपोर्शन का जो है मेथड यूज़ किया, वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ मीन जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है ये चीज़, मतलब ये जो हमारे पास होते हैं वस्तैन, इसको उर्दू में बोलते हैं वस्तैन, वस्तैन का हासिल ज़रब, मतलब उसने यहाँ पे इसको नाम दे दिया प्रोडक्ट ऑफ मीन। उसके बाद वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है तरफैन का हासिल ज़रब, मतलब जो बाहर की तरफ होते हैं ये चीज़, इसका हासिल ज़रब। अब इसका हासिल ज़रब जब वो करेगा तो उसके पास जो बनेगा वो बनेगा 150 × 20। अब एक्स ये है, तो अब जो है हमारे पास रिजल्ट वही आ गया 200, और यहाँ पे भी 200। अगर हम इसको इस मेथड से करें तो 200 आता है, अगर हम यूजिंग प्रोपोर्शन मेथड करें तो भी हमारे पास 200 आंसर आता है। अब इसकी टाइप डिस्कस करते हैं, हमारे पास जो इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होती है। तो ये उसके पास है यहाँ पे इनडायरेक्ट मतलब इन्वर्स प्रोपोर्शन। यहाँ पे वो कहता है टू क्वांटिटीज़, अगर दो क्वांटिटीज़ सेड टू बी इनडायरेक्ट। सेड मतलब कि उसके बात करने का मकसद कि अगर दो क्वांटिटी कहती हैं कि वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं, वो तब होंगी इफ़, वो बात करता है अगर द इंक्रीज आर डिक्रीज, मतलब इंक्रीज आर डिक्रीज इन वन क्वांटिटी। कहता अगर बढ़े या कम हो इन वन क्वांटिटी काजेज द डिक्रीज आर इंक्रीज इन द अदर क्वांटिटी इन द सेम रेशो। कहता है कि उस वजह से, उस निस्बत से कि डिक्रीज अगर कम हो एक क्वांटिटी तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो, वो बढ़े, इंक्रीज हो, द अदर क्वांटिटी इन द सेम रेशो, कि सेम रेशो के साथ अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो, वो बढ़ जाए। लेकिन अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है, इस तरह यहाँ पे वो बात कर रहा है कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्या हो, वो डिक्रीज हो। तो यहाँ पे उसने कंसेप्ट दे दिया, दिस कंसेप्ट इज आल्सो वाइडली यूज इन आवर डेली लाइफ, कि इसका जो हमारे पास वो स्कोप है डेली लाइफ में वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बात करता है इफ़ द स्पीड ऑफ कार इज इंक्रीज, कि एक कार जा रही है उसकी स्पीड वो है जो बढ़ रही है, इंक्रीज, इफ़ द स्पीड ऑफ कार इज इंक्रीज, कि अगर कार की स्पीड बढ़ रही है देन द ट्रेवलिंग टाइम विल बी डिक्रीज। मतलब यहाँ पे बात करता है अगर इफ़ द स्पीड कार ऑफ इंक्रीज, कि अगर कार की स्पीड बढ़ा दें देन द ट्रेवलिंग टाइम विल बी डिक्रीज, कि आपको बहुत कम टाइम लगेगा, आप जल्दी पहुँच जाएंगे। दूसरी कंडीशन में वो बात करता है इफ़ द नंबर ऑफ वर्कर्स, कि अगर आप जो है नंबर ऑफ काम करने वाले, मतलब वर्कर बोलते हैं काम करने वाले को, कि नंबर ऑफ मुलाजम
इज़ इंक्रीज, अगर आप नंबर ऑफ मुलाजम मतलब कि मुलाजमों की तादाद बढ़ा दें, देन लेस टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम टास्क। एक काम जो है हमारे पास 20 दिन में मुकम्मल होता है, वो 10 वर्कर लगा के, ठीक है। अगर हम इसकी जगह 20 वर्कर कर दें तो फिर काम जो है वो जल्दी हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास जो टाइम लगेगा, लेस टाइम लगेगा। यहाँ पे लेस टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम टास्क, एक ही काम को, टास्क को, एक ही काम को सेम टाइम जो हमने रखा था कि आपके पास थे वर्कर इज सेम, मतलब कि आपके पास 10 वर्कर थे तो आपके पास 20 दिन लगते थे। लेकिन अगर हम वर्कर की इंक्रीज कर दें, मतलब अगर हम वर्कर को, मुलाजिम को बढ़ा दें, तो लेस टाइम टू रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम टास्क, कि आपके पास जो उसी काम को करने में जो दिन लगेंगे वो बहुत कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा और दिन भी कम लगेंगे, जैसे आपको समझ आ जाए। अब हमने यहाँ पे उसकी एक एग्जांपल दे रखी है उसने, उसको डिस्कस करते हैं कि हमें इनवर्स प्रोपोर्शन क्या कहता है। हम एग्जांपल से इसको समझते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे बात करता है इफ़ 10 मैन, के 10 आदमी डू अ वर्क, एक काम करते हैं इन 24 डेज, कि 10 मजदूर जो हैं वो काम करते हैं 24 दिनों में, एक काम वो करते हैं 24 दिनों में। हाउ मैनी डेज, 15 मैन, कि आपके पास अगर वर्कर बढ़ा दें, 10 से कितने वर्कर कर दें, 15 कर दें, कैन डू द सेम टास्क, तो वो जो वर्क होगा, वो काम होगा, वो कितने दिनों में परफॉर्म होगा, कितने दिनों में कंप्लीट होगा। अब हमने ये क्वेश्चन को चेक करना है एग्जाम्पल के थ्रू और हमारे इनवर्स प्रोपोर्शन के रूल के थ्रू। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले उसने दे रखा है नंबर ऑफ डेज, हमारे पास 10 है, नंबर ऑफ डेज हमारे पास है 24 सॉरी, और हमारे पास जो है उसने दोबारा पूछे हैं कि कितने डेज लगेंगे जब हम वर्कर बढ़ा देंगे। तो नंबर ऑफ डेज एक्स हमें मालूम नहीं है, और हमने जो है नंबर ऑफ मैन है वो हमारे पास फर्स्ट में दे रखे हैं 10, फिर बढ़ा के हो गए 15। तो हमारे पास ये 15 और 10 का एक निस्बत है, रेशो है, और 24 और एक्स की रेशो है। अब वो यहाँ पे एक बात करता है एज द नंबर ऑफ मैन, के नंबर ऑफ आदमी इज इंक्रीज, के आदमी की तादाद बढ़ रही है, 10 से 15 हो रही है, देन लेस टाइम विल बी रिक्वायर्ड, कि हमको जो है टाइम बहुत कम लगेगा टू कंप्लीट करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए, द सेम टास्क, के उसी काम को हमें मुकम्मल करने के लिए टाइम बहुत कम लगेगा। सो इट इज़ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, यहाँ पे वो बात करता है कि ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब यहाँ पे देखें 24/x यहाँ पे लिखा, डबल कॉलन की जगह उसने इक्वल रख दिया, 10/15 रखा और इसने इसको सॉल्व कर दिया। जब ये इस तरफ जाएगा तो ये उसने इस तरफ लिख दिया, और x जो है वो इस तरफ जाएगा 15 की जानब, तो ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास बन गया 15x इज इक्वल टू 40। अब उसने जो है 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे गया तो ये डिवाइड होगा, तो उसके पास जो लगेंगे दिन वो लगेंगे x इज इक्वल टू 16 डेज। तो यहाँ पे उसने बात कर दी 15 मैन वेल कंप्लीट द सेम टास्क इन 16 डेज। यहाँ पे ये क्वेश्चन एंड हो गया, हमें समझ आ गया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये है कि आपके पास अगर एक चीज़ की वैल्यू, एक चीज़ की जो है तादाद बढ़ रही है, जिस तरह हमारे पास बुक्स अगर हम खरीदने जाएं, वो बुक्स की तादाद बढ़ रही है, फिर हमारे पास उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। अगर हमारे पास जो है 10 मजदूर जिस तरह यहाँ पे काम करने गए और उनमें उनको लग रहे थे यहाँ पे 24 डेज, अगर हम मजदूर बढ़ा दें तो हमारे पास जो है वो जो डेज़ हैं वो कम हो जाएंगे। 24 डेज़ की जगह हमारे पास कितने दिन लगेंगे, 16 डेज़ लगेंगे। किस तरह लगेंगे, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रूल है कि अगर आपके पास, यहाँ पे वो बात करता है कि अगर आपके पास 10 मजदूर हैं और 24 डेज़ लगते हैं, मतलब मजदूर बढ़ रहे हैं और काम के दिन जो हमारे पास वो कम हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।